ये चार्ज है, चार्ज। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि चार्ज का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज इन अ लेमैन लैंग्वेज, नॉट इन अ टेक्निकल लैंग्वेज। ये मीनिंग आपको नहीं बताया हुआ है। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज शब्द का मतलब क्या होता है, ये सीआरपीसी में कहीं भी नहीं बताया गया है। इवन अगर आप जाकर डेफिनेशन पार्ट में देखेंगे सेक्शन 2 के अंदर, वहां भी चार्ज का मतलब नहीं बताया गया कि चार्ज का मतलब क्या होता है, वो नहीं बताया गया। तो सबसे पहले आपको क्या जानना ही चाहिए, चार्ज का मतलब, चार्ज का मीनिंग, चार्ज होता क्या है, मीनिंग। अगर आप जो समझ लो कि चार्ज का मतलब क्या होता है, तो उसके बाद आपको ये दूसरा पॉइंट ये समझना चाहिए कि चार्ज में क्या क्या होता है। मतलब तो समझ में आ गया, मतलब तो किसी के बारे में समझ में आ गया। जैसे हाँ भाई बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शेयर कर रहा हूं, किसी लड़के ने पूछ दिया, लॉ के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट ने, सर एफआईआर क्या होता है। उसको तो बड़ा कॉमन लैंग्वेज में आप बता दोगे, सिंपल लैंग्वेज में, कि भाई एफआईआर वो होता है जो हम पुलिस स्टेशन में जाकर के पहली बार पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको एफआईआर बोलते हैं। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एफआईआर में क्या क्या बातें लिखी जाती हैं, किस बात के लिए एफआईआर होता है। सिमिलरली चार्ज में क्या क्या होता है और चार्ज किस बात के लिए होता है, चार्ज में क्या क्या होता है, ये आपको जानना चाहिए। मीनिंग भाई कि चार्ज के अंदर क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, इस चीज को यहां तक समझना चाहिए कि चार्ज के अंदर क्या होता है। अब जब आप ये समझ जाओगे कि चार्ज के अंदर क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि चार्ज के अंदर कंटेंट की बात करते हैं तो उसमें करीब करीब 5 से 6 चीजें 7 चीजें होती हैं जो कि चार्ज के अंदर आती हैं। तो चलिए पहले ये 2 क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वी विल सॉल्व। और हो सके तो आप लोग लिखते जाना मेरे बोलने तक, लिखने का काम मैं नहीं कर रहा हूं, तो मेरे बोलने तक लिख लेना अगर हो सके तो। ऐसा लिखा हुआ भी है, लेकिन अगर लिखोगे दोबारा से अभी से तो थोड़ा जल्दी से क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन ये है अपने पास कि चार्ज शब्द का मतलब क्या होता है। ये आपको सीआरपीसी के चैप्टर 17 में नहीं दिया हुआ है। तो चार्ज का मतलब हम ढूंढने के लिए अब सीआरपीसी में जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, तो सेक्शन 2D में जाएंगे तो वहां से भी पता नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे फिर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑफ पलटो, वहां अगर कहीं डिफाइंड किया होगा सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट को 70 सालों में कभी मान लो फुर्सत नहीं हुई है, तो पीछे के जजमेंट देखो, यानी किसके जजमेंट, प्रीवी काउंसिल्स के जजमेंट देखो। अगर वहां भी नहीं मिलता है तो किसी हाई कोर्ट के जजमेंट देखो। यानी कहीं ना कहीं से अपनी प्यास को मिटाना है कि भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पुराने जजमेंट्स हैं। एक बड़ा पुराना जजमेंट है 1948 का, उस समय के सिंध हाई कोर्ट का, सिंध जो कि आज पाकिस्तान में चला गया। आप लोगों को पता है कि सीआरपीसी भी अपने यहां जो चलता है वही वहां भी चलता है। खैर, तो सिंध हाई कोर्ट का उस समय का एक बहुत बढ़िया सा लाइन था चार्ज के समझाने के लिए, वो मैं आपको शेयर करता हूं और वही आपको मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का ही बताऊंगा कि अपने यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिफाइन किया है, क्योंकि वो बेसिक सा बच्चों जैसा बताया हुआ है सिंध वाला। उस समय का जो जजमेंट है उसके हिसाब से कहा गया, चार्ज कुछ नहीं होता, चार्ज एक रिटन नोटिस होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, चार्ज इज नथिंग बट इट इज ए रिटन नोटिस। लेट मी राइट जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा लिखने के लिए भी करता हूं आप लोगों के लिए। देखो चार्ज क्या होता है, मीनिंग समझना। स्क्रीन आ रही है सबके पास ब्लैक वाली? यस सर। अपने को चार्ज का मीनिंग जानना है। सो व्हाट इज चार्ज, मीनिंग समझो, दिल खोल के समझना। चार्ज का मतलब होता है रिटन नोटिस। कोई चीज पढ़ो तो पढ़ने के बाद लगे, मन से दिल से आवाज अकले, मजा आ गया, बस ऐसा फील होना चाहिए, मजा आ गया, बोर नहीं होना है, बस मजा आ जाए। सो चार्ज का मतलब होता है एक रिटन नोटिस।
अब आप कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग थोड़े हल्का चलाओ कि भैया रिटन नोटिस है, तो इस रिटन नोटिस में होगा क्या, कंटेंट क्या होगा। तो चार्ज इज नथिंग बट इट इज ए रिटन नोटिस। रिटन नोटिस फॉर व्हाट, इसमें रिटन नोटिस किस बात के लिए, तो रिटन नोटिस ऑफ द प्रीसाइज एंड स्पेसिफिक एक्यूजेशन। सो रिटन नोटिस में क्या होगा, एक प्रीसाइज और स्पेसिफिक एक्यूजेशन, बोले तो आरोप। नोटिस के अंदर क्या होगा, स्पेसिफिक और प्रीसाइज एक्यूजेशन, आरोप। किसके खिलाफ ये नोटिस जाएगा, किसको ये नोटिस जाएगा, तो कहता है अगेंस्ट हिम। अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट अक्यूज्ड। सो अ रिटन नोटिस ऑफ द प्रीसाइज एंड स्पेसिफिक एक्यूजेशन अगेंस्ट अक्यूज्ड, ये होता है सिंपल लैंग्वेज में चार्ज। दिमाग में एक चीज हमेशा फिक्स करना, चार्ज एक रफ लैंग्वेज नहीं होता। मैंने आपको बोल दिया तुम चोर हो, तुम डकैत हो, तुम रेपिस्ट हो, तुम गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो, ऐसे मैं बोल रहा हूं, ये कोई चार्ज नहीं है। दिस इज नॉट ए चार्ज, ये चार्ज नहीं है। चार्ज तभी और केवल तभी होता है जब इसको प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में लिखा जाता है। चार्ज का एक फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्म नंबर 32। उसी फॉर्मेट में अगर लिखा जाए किसी भी अपराध के बारे में जो कि अभियुक्त ने किया है, जो कि अक्यूज्ड ने किया है, उसी फॉर्मेट में अगर लिखा जाए जैसा सीआरपीसी कहता है, तभी और केवल तभी आप उसको चार्ज समझना। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोलता जाएगा, गाली देके जाएगा, उसको चार्ज मत समझ लेना। वाइफ भी हस्बैंड को खूब गालियां देती है, दैट इज नॉट ए चार्ज। हस्बैंड अपने बच्चों को गालियां देता है, दैट इज नॉट ए चार्ज। कोई दोस्त दोस्त को गाली दे रहा है, दैट इज नॉट ए चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, एक तो पहली बात प्रीसाइज और दूसरा स्पेसिफिक, एकदम क्लियर कट होना चाहिए और प्रीसाइज होना चाहिए, अगेंस्ट अक्यूज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात लिखित होता है, मौखिक नहीं होता, लिखित होता है। सो चार्ज इज इक्वल टू नथिंग बट चार्ज इज ए रिटन नोटिस। रिटन नोटिस किस बात का, एक्यूजेशन का, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो इसको और छोटा करना है तो देखिए मैं और नेक्स्ट पेज पे आपको मीनिंग शेयर करता हूं। चार्ज इज नथिंग बट चार्ज इज ए नोटिस। नोटिस कैसे, रिटन नोटिस। उल्टा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। चार्ज इज नथिंग बट इट इज ए नोटिस, नोटिस इन रिटन फॉर्म। किस बात का नोटिस, प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक एक्यूजेशन। प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक एक्यूजेशन। एक्यूजेशन किसके खिलाफ, अगेंस्ट अक्यूज। बस यही तो है चार्ज। मतलब समझो चार्ज का, ये होता है चार्ज। ये सिंध हाई कोर्ट का द दिन कोर्ट जो था 1948 का रिपोर्टेड है ये एआईआर में, वहां से हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। अब अपने यहां इंडिया में आ जाएंगे तो इंडिया की बात करते हैं। केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड करा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड करा, बहुत सारे कोर्ट्स ने धीरे धीरे डिसाइड करा। तो एक मामला तो समझ गए मीनिंग क्या होता है। दूसरा मीनिंग समझो चार्ज का, पहले चार्ज का मीनिंग समझो। दूसरा मीनिंग कहता है चार्ज का कि चार्ज इज नथिंग बट इट इज ए फर्स्ट नोटिस। फर्स्ट नोटिस, एक फर्स्ट नोटिस होता है टू द प्रिजनर, प्रिजनर को, कि वो जिस अपराध का अपराधी है उसको पता चल जाए, उसको कन्वे हो जाए बिल्कुल क्लियर मोड में कि उसने कौन सा अपराध किया है। So charge is nothing but it is a first notice to the accused to make him aware with the facts that what offense he has committed. एक सिंपल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में चार्ज का मीनिंग हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है 1958 के आसपास। उसने बड़ा इंटरेस्टिंग एक लाइन में जजमेंट, एक लाइन में उसने चार्ज को बताया। उसने चार्ज के बारे में डिफिनेशन नहीं दिया और चार्ज को सीधा बोलता है कि चार्ज का मेन ऑब्जेक्ट जो है, मकसद जो है, इज टू वार्न
द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड को वार्न करना है ऑफ द केस, ही इज टू आंसर। सो चार्ज कुछ नहीं होता, चार्ज का पर्पस, चार्ज का उद्देश्य, चार्ज का ऑब्जेक्ट यही है टू वार्न दी अक्यूज्ड, अक्यूज्ड को चेतावनी देना कि भाई तेरे खिलाफ मुकदमा हो गया और इसका तेरे को आंसर देना है। ये होता है चार्ज का मतलब। तो मतलब जानना है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ चार्ज। अब रिसेंट वाला मैं आपको शेयर करता हूं। 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है बीबी बिरची भुइयां लिखवा चुका हूं, बिरची भुइयां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है कि चार्ज क्या होता है। इसमें बहुत क्लियर कट कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि चार्ज का मतलब सिर्फ एक्यूजेशन नहीं होता है, चार्ज का मतलब किसी पर आरोप लगाना नहीं होता है कि तुमने मेरा सामान चोरी कर लिया, ये मैं बोल रहा हूं, ये चार्ज नहीं है। तुमने मेरा मकान तोड़ दिया, ये चार्ज नहीं है। तुमने उसको पीट दिया, ये चार्ज नहीं है। व्हाट इज चार्ज? सो चार्ज है क्या? तो इसका आंसर दिया कि चार्ज इज नथिंग बट इट इज ए कॉन्क्रीट एक्यूजेशन। कॉन्क्रीट एक्यूजेशन मतलब फिक्स्ड, एकदम सही, सटीक, प्रिसाइज, स्पेसिफिक एक्यूजेशन होना चाहिए। जो उसने गलत किया है उतना ही बताना, एक्स्ट्रा जोड़ के नहीं बताना है। सो कॉन्क्रीट एक्यूजेशन ऑफ द ऑफेंस, ये बात भी मैं आपको शॉर्ट में शेयर कर देता हूं। बिरची भुइयां मैं नहीं लिखने जा रहा हूं, आपके पास है ऑलरेडी। चार्ज इज नथिंग बट व्हाट इज दिस चार्ज? ए कॉन्क्रीट एक्यूजेशन of an offense alleged to have been committed by a person, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड है भाई। ये नहीं कि बस आए और मुंह से फड़ाफड़ गालियां दे रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। दिस इज नॉट ए चार्ज। चार्ज का मतलब होता है कॉन्क्रीट एक्विजिशन, कि तुमने ये पर्टिकुलर अपराध किया है, ये स्पेसिफिकली बता देना। आई होप सो कि चार्ज का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। क्या अभी भी किसी को डाउट है? एक एक पॉइंट शेयर कर रहा हूं, बताओ जल्दी से। चार्ज का मतलब समझ में आया कि किसी को अभी भी डाउट है? अब इसके बाद नहीं रिपीट करेंगे हम लोग। आई एम ऑडिबल और नॉट ऑडिबल? सर क्लियर है सर, क्लियर सर। इसका ये जिसका हेल्ड है सर, वो रूलिंग का नाम पता चल जाएगा सर? हाँ, ये सब बता रखा है आप लोगों को ऑलरेडी, बता रखा है। ठीक है सर, ठीक है। ये बिरची भुइयां का है, बिरची भुइयां, BIRICHBHUIAN, बिरची भुइयां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1963, सुप्रीम कोर्ट 1120 1120। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, मीनिंग को दिमाग में अभी से गांठ बांध लो। आपको ऐसे याद सुनना चाहिए जैसे कि भी आपको जाके किसी को पढ़ाना है, बस ऐसे दिमाग में रखो कि आपने मेरे से चार्ज सुना और किसी और को जाके भी बताने वाले हो। लाइकवाइज अपने यहाँ एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे पहले, आपको पता नहीं, वो नैनीताल शिमला साइड से, नाम मैं भूल गया, कोई क्या ठाकुर तो लिखते थे भाई, बहुत अच्छे से पढ़ते थे। अभी उन्होंने भी एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ते थे अपने यहाँ। तो कहने का मतलब कि जो चीज सीखो ऐसा सीखो कि दूसरों को समझाने लायक रहे। तो अभी आप मीनिंग ऐसे समझ लेना जैसे आपने दूसरे को सिखाना है। तो चार्ज का मतलब बता दिया। अब आ जाओ डेफिनेशन पार्ट पर। तो भैया डेफिनेशन पार्ट की बात करेंगे तो डेफिनेशन तो कहीं है नहीं, वो तो दिया है 2D के अंदर, और 2D में क्या डेफिनेशन है ये सबको पता है। तो मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं कि क्या डेफिनेशन है। वही डेफिनेशन चार्ज इंक्लूड्स, वही वाला, तो वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे डेफिनेशन पार्ट। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि चार्ज में क्या होता है। नाउ द क्वेश्चन बिफोर अस, व्हाट इज इन दी चार्ज?
बेसिकली चार्ज में क्या होता है, चार्ज का मीनिंग नहीं, चार्ज के अंदर क्या होता है। तो चार्ज का मतलब तो पता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लिखित नोटिस देना, लिखित तौर पे आरोप लगाना, प्रिसाइज लगाना, स्पेसिफिक आरोप लगाना किसी व्यक्ति को कि तुमने ये अपराध किया है। यानी हम क्या करेंगे, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करेंगे, आरोप लिखेंगे, प्रिसाइज और स्पेसिफिक तरीके से लिखित तौर पर लिख करके बताएंगे कि भैया ये तुमने इस तारीख को, हम लोग नॉर्मली बताएंगे कि 1 जनवरी 2020 को हैप्पी न्यू ईयर के दिन तुमने एक लड़के को गोली मार दी। स्पेसिफिकली बताया कि 1 जनवरी 2020 को दिन के 10 बजे तुमने इस प्लेस पर एक लड़के को गोली मार दी। तो सब कुछ स्पेसिफिक है, डेट है, टाइम है, उस प्लेस का, जगह का नाम है, जिस बंदे को गोली मारी गई उसका नाम है, जिसने गोली मारी उसका भी नाम है। यही तो होता है चार्ज। हर चीज डिटेल में दिया हुआ है कि कब, कहां, किस समय, किसको, कितने बजे क्या अपराध किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो चार्ज के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो चार्ज के अंदर कंटेंट हमें देखना होगा कि चार्ज के कंटेंट में क्या क्या आता है। तो चलिए कंटेंट की जब हम बात करते हैं, देन ऑटोमेटिकली सेक्शन 211 सीआरपीसी कम्स इनटू द पिक्चर। सो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं सेक्शन 211 सीआरपीसी। यानी चार्ज के अंदर क्या होगा, तो चार्ज के अंदर कंटेंट से देखेंगे तो क्या होगा। चार्ज के अंदर कंटेंट से देखोगे कि चार्ज के अंदर क्या होता है, तो कहता है कि चार्ज का मतलब ही होता है ऑफेंस। यानी चार्ज का मतलब होता है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब कोई भी अपराध जो किया गया है उसी को हम चार्ज बोलते हैं। चोरी किया गया, चोरी हुआ तो चोरी का चार्ज बनेगा, डकैती हुआ तो डकैती का चार्ज बनेगा, रेप हुआ तो रेप का चार्ज बनेगा, मर्डर हुआ तो मर्डर के सेक्शन में चार्ज बनेगा। सो हर एक अपराध के लिए एक चार्ज बनता है और चार्ज इज इक्वल टू ऑफेंस, ऑफेंस इज इक्वल टू चार्ज। तो सबसे पहले चार्ज के अंदर क्या रहता है, ऑफेंस। दूसरा, ऑफेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफेंस, कहां से डेफिनेशन देखते हैं ऑफेंस का सीआरपीसी में, 2N 2L N N N N। N फॉर नोएडा। हाँ यस सर। सो ऑफेंस का मतलब क्या होता है, तो वहां तो बताता है एन एक्ट और ओमिशन, यानी कोई काम किया गया और कोई काम करना था जो नहीं किया गया। कोई काम जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है और जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑफेंस। तो कोई काम किया ना, उस काम का नाम क्या है, तो कहता है कि चार्ज का मतलब ऑफेंस होता है, तो उस ऑफेंस का नाम भी तो होगा। सो ऑफेंस का नाम लिखना होता है। चार्ज के अंदर क्या होता है, ऑफेंस का नाम लिखा जाता है, ऑफेंस नेम। अगर कोई काम किया गया, सपोज मान लीजिए किसी ने जाके झूठी गवाही दी, झूठा बयान दिया, तो झूठा बयान देना कौन सा अपराध है भाई, कौन सा अपराध है झूठा बयान देना, फॉल्स एविडेंस क्रिएट करना कौन सा अपराध है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑफेंस, कोई नाम है, 195 यस सर 195 क्या नाम है बताइए जोर से थोड़ा। गिविंग फॉल्स एविडेंस। ये तो एक्ट है, ये तो काम है, नाम क्या है, जैसे रेप में नाम है, रेप शब्द है तो रेप नाम है, उसके अंदर इंटरप्रेट कर दिया। चोरी, चोरी में क्या है, शब्द जो है नाम है, ऑफेंस का नाम चोरी है, उसके अंदर एक्ट को डिस्क्राइब किया गया कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में से कोई भी वस्तु को जो कि मूवेबल है बिना पूछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है तो उसको चोरी कहते हैं। तो चोरी का नाम है, नाम और एक्ट। तो देखिए ऑफेंस और नाम में फर्क होता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? ऑफेंस कुछ और होता है और ऑफेंस का नाम कुछ और होता है, इसको फर्क को समझना चाहिए।
आज से करीब 20 साल पहले अपने यहां जब ईमेल हैक होता था तो कोई उसका अपराध का नाम नहीं जानते थे। आज से 20 साल पहले कोई लड़की का पीछा करता था, उसको गलत गलत पोजीशन में देखने की कोशिश करता था, प्राइवेट एक्ट के समय देखने की कोशिश करता था, तो उसके लिए कोई ऑफेंस का नाम नहीं था, बस वो एक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करता हूं, अगर कोई आदमी किसी महिला को उसके प्राइवेट एक्टिविटी के समय वॉच करता है तो ये क्या है, काम है। यानी किसी भी महिला को उसके प्राइवेट एक्ट के समय, प्राइवेट एक्ट करते समय कोई आदमी वॉच करता है तो ये काम कर रहा है। ये काम नहीं करना चाहिए जो कि ये लड़का, ये आदमी काम कर रहा है। तो ये क्या है, ये ऑफेंस है, यस और नो, इज इट ऑफेंस? यस सर, ऑफेंस। तो ये तो ऑफेंस है, लेकिन इस ऑफेंस का नाम होगा ना कुछ। हाँ, ये शायद मोडेस्टी नहीं, क्या है नाम इस ऑफेंस का, बताइए? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑफेंस? लो 364 नहीं है ना, जब हम कैसे गाड़ी चलेगी, आईपीसी का सेक्शन है, सिर्फ नाम बताने के लिए कह रहा हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यही बात तो चार्ज में कहा है, और क्या कह रहा है, कुछ तो नहीं कह रहा है। कहता है कि चार्ज कुछ नहीं होता, अपराध। अपराध का मतलब कोई काम, तो उस काम का अगर नाम है तो नाम लिख दो, और अगर नाम नहीं है तो उसका डेफिनेशन लिख दो। यही बात तो कही गई है। तो देखिए मैं आपको इसको और इजी करके शेयर कर रहा हूं, ध्यान से समझना, फंसना नहीं कहीं भी। ऑफेंस नो स्पेसिफिक नेम, अगर अपराध का कोई नाम नहीं है तो क्या देना चाहिए, डेफिनेशन। 211 सबसेक्शन 3, तब उसका क्या देना चाहिए, डेफिनेशन। अगर किसी अपराध का, किसी ऑफेंस का कोई नाम है तो नाम लिखो, उसका कोई सेक्शन है तो सेक्शन लिखो, वो किसी एक्ट के अंदर है तो एक्ट लिखो। सो मेंशन एक्ट एंड सेक्शन if any for an offense। ये कहां है, 2114। देखो कंटेंट कैसे क्लियर करते हैं। नाउ 5, चार्ज में कुछ नहीं होता, चार्ज एक स्टेटमेंट होता है, बयान होता है, जिसमें हर एक वो लीगल कंडीशन देखी जाती है जिससे कि अपराध कंप्लीट होता है। कोई अपराध कंप्लीट हुआ तो उसके लिए हर एक जो लीगल कंडीशन होती है, स्टेटमेंट अबाउट एवरी लीगल कंडीशन। फिर क्या बोला, चार्ज लिखित होता है, रिटेन। चार्ज कोर्ट की लैंग्वेज में होता है। यही तो कहा था। लास्ट में कहता है जाते जाते कि अगर किसी व्यक्ति को पहले से किसी अपराध का दोषी साबित किया जा चुका है, मान लो 498 के लिए दोषी साबित हो गया, 379 के लिए दोषी साबित हो चुका, सो किसी भी अपराध के लिए पहले से दोषी साबित किया जा चुका है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस कन्विक्शन। सो प्रीवियस कन्विक्शन के मामले में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, प्रीवियस कन्विक्शन के मामले में क्या करना है, सेक्शन, जिस सेक्शन के अंदर कन्विक्शन हुआ है उस सेक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखना है कि उस सेक्शन के अंदर, किस सेक्शन के अंदर हुआ और कौन सा अपराध किया गया था। तो चार्ज में क्या क्या होता है, अब देखिए इसका शॉर्टकट आपको और इजी करके देता हूं। चार्ज में क्या क्या होता है,
तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटेंट्स। और कंटेंट में सबसे पहले क्या आएगा? ऑफेंस, यानी कि अपराध को ही हम पहले चार्ज बोलते हैं। अगर अपराध का नाम होगा तो हम वो चार्ज के अंदर लिखेंगे। अगर अपराध का नाम नहीं होगा तो डेफिनेशन लिखेंगे, इफ नो डेफिनेशन। अगर नहीं है, सॉरी स्पेसिफिक नेम नहीं है, डेफिनेशन नहीं होगा, नेम होगा। अगर नेम नहीं है, नो नेम ऑफ एन ऑफेंस, तो डेफिनेशन लिखेंगे। और जब डेफिनेशन लिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी एक्ट में होगा, तो एक्ट का नाम प्लस सेक्शन ऑफ द एक्ट। ये कहां है? ये भी चार्ज का कंटेंट है। इसी तरीके से चार्ज में क्या लिखेंगे हम लोग? स्टेटमेंट। तो किस चीज का स्टेटमेंट लिखते हैं? हर एक लीगल कंडीशन, एवरी लीगल कंडीशन जो कि अपराध को कंप्लीट करती है, एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। लास्ट कहता है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चार्ज के अंदर क्या होना चाहिए? तो कहता है चार्ज लिखित होना चाहिए प्लस लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होना चाहिए। और सातवां, प्रीवियस कन्विक्शन के मामले में, प्रीवियस कन्विक्शन के मामले में सेक्शन लिखना काफी रहता है। इन द केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, यही तो है भाई चार्ज के अंदर। चार्ज के अंदर क्या है? कुछ नहीं। अभी आराम से मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को खुल के बताओ। जब ये दोनों बातें पता चल गई कि चार्ज के अंदर क्या होता है, चार्ज का कंटेंट क्या होता है, नाउ सीआरपीसी इज वेरी हैप्पी। अब तो कोई कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है, क्योंकि 211 में बता दिया कि होता क्या है, सॉरी कंटेंट क्या होता है, उसके पहले मीनिंग बता दिया 2D के अंदर। 212 में जाके आपको बता दिया टाइम प्लेस मेंशन कर देना, जिस पर्सन के खिलाफ होगा वो मेंशन करना, जहां पर जरूरत नहीं है वो भी बता दिया, बोल दे सीबीटी में जरूरत नहीं है डेट लिखने की, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में जरूरत नहीं है, वो भी बता दिया। सो नाउ सीआरपीसी इज वेरी हैप्पी कि मैंने सब कुछ बता दिया, अब तो कुछ गड़बड़ होगी नहीं। लेकिन स्टिल कहता है कि अगर 211 और 212 के बाद भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज 211 और 212, 211 और 212 के बाद भी गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? इसका मतलब 211, 212 सीआरपीसी से काम नहीं चलता है, तब सीआरपीसी कम्स इनटू द पिक्चर एंड सीआरपीसी क्लियरली सेज कि भाई टाइम, डेट, प्लेस, पर्सन मेंशन करा दिया, वो 7 पॉइंट्स मेंशन करा दिए, उसके बावजूद काम नहीं चला, इसका मतलब कुछ कमी है। तो बोलता है मैनर लिख दिया करो, मैनर। मैनर
यानी कि अपराध अक्यूज्ड ने कैसे किया है उसका मैनर मेंशन करना चाहिए। अब इस पर भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट? इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि क्या हर एक अपराध का मैनर मेंशन करना जरूरी होता है, या कोई एक्सेप्शनल केस है जहां पर मैनर मेंशन करना जरूरी होता है? क्या बताया था आप लोगों को 213 के अंदर? व्हाट वाज इन सेक्शन 213 ऑफ द सीआरपीसी? क्या हर एक अपराध के लिए मैनर मेंशन करना जरूरी होता है? इज इट सो? नो सर। या कुछ थेफ्ट मैनर मेंशन करना जरूरी होता है? थेफ्ट एंड मर्डर थेफ्ट मर्डर के लिए नहीं है, मैनर लिखना जरूरी नहीं है, थेफ्ट और मर्डर। ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए आपको मैनर लिखने की जरूरत नहीं है। सो इसका मतलब ये हो गया कि जहां मैनर जरूरी है, नेसेसरी है, वहां अपने मैनर लिख देना है। जहां मैनर इज नॉट नेसेसरी वहां मैनर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ सीआरपीसी इज वेरी हैप्पी। कंटेंट बता दिया, टाइम प्लेस पर्सन बता दिया, मैनर भी बता दिया, कहां लिखना है, कैसे लिखना है, किस अपराध के लिए लिखना है, किस ऑफेंस के लिए लिखना है, ये भी बता दिया। नाउ सीआरपीसी इज वेरी हैप्पी। अब तो सब कुछ सही है, अब तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। उसने खुशी खुशी ये भी बोल दिया 214 के अंदर कि किसी अपराध को डिस्क्राइब करते समय, किसी ऑफेंस को मेंशन करते समय, या 213 के अंदर मैनर को डिस्क्राइब करते समय जिन शब्दों का, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा कोर्ट, जिन शब्दों का इस्तेमाल कोर्ट करता है, उसका मीनिंग वही होगा जो उस एक्ट के अंदर पनिशेबल है। यानी जिस एक्ट के अंदर वो पनिशेबल है वही उसका मीनिंग होगा। कहने का मतलब यह है, अगर किसी अपराध को मेंशन करते समय, सपोज यहां पर लेते हैं सिंपल ऑफेंस मर्डर, तो अगर मर्डर की ऑफेंस को डिस्क्राइब करते समय, मेंशन करते समय जिन शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए सेशंस जज कोर्ट, तो उन शब्दों का मतलब वही निकाला जाएगा जो मतलब इंडियन पिनल कोड के अंदर निकलेगा। यानी आपके लिखे हुए शब्दों का अर्थ वही निकलेगा, मीनिंग वही निकलेगा जो आईपीसी में दिए हुए मीनिंग्स है। यानी जो आईपीसी बोलता है वही मीनिंग निकालेंगे। आप कुछ भी लिखो मतलब वही निकलेगा। और ये कहां बताया गया? 214 214 सीआरपीसी। तो अब बताओ ना, लिंक करके बता रहा हूं, सब कुछ बता दिया, कंटेंट बता दिया, टाइम प्लेस पर्सन बता दिया, मैनर भी बता दिया, बोला तुम जो लिखोगे उसका इंटरप्रिटेशन वही होगा जो उस एक्ट के अंदर है, ये तक भी बता दिया 214 सीआरपीसी। इसके बावजूद सुधरोगे नहीं? वी आर ह्यूमन बीइंग। कैसे सुधरेंगे? वी आर ह्यूमन बीइंग। 211, 212, 213, 214, 211, 212, 213, 214, इतना गाइडेंस देने के बावजूद भी एज ए ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं मजिस्ट्रेट और जज और कोर्ट? एरर करते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई कोर्ट, कोई जज, कोई मजिस्ट्रेट एरर कर दे चार्ज फ्रेम करने में, तो उस एरर का इफेक्ट क्या होगा? व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दैट एरर अंडर सेक्शन 215 ऑफ द सीआरपीसी? क्या बोला 215 सीआरपीसी के अंदर? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि अक्यूज्ड मिसलीड नहीं हो जाता है। और अगर अक्यूज्ड मिसलीड हो गया और अक्यूज्ड के मिसलीड होने की वजह से मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो गया, तभी और केवल तभी क्या होगा? एरर का इफेक्ट होगा। एरर जो हुआ उसका इफेक्ट होगा। अगर गलत किया है तो कन्विक्शन तक से डिसाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, अगर याद नहीं है तो मैं पूरा एक से एक इसके अंदर का कंटेंट भी डील कर सकता हूं, लेकिन उतने डिटेल में नहीं जाने के लिए सोच रहा हूं। इसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर याद हो तो। जैसे चीटिंग की बात करते हैं, जैसे थेफ्ट की बात करते हैं, तो चलिए चीटिंग और थेफ्ट दो ऑफेंस लिया हमने।
अब ये सोच के बताओ कि अगर मान लीजिए चीटिंग का चार्ज फ्रेम आप लोग करते हैं, आप जज हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं, तो अगर आप चीटिंग का चार्ज फ्रेम करते हैं तो क्या चीटिंग का चार्ज फ्रेम करते समय मैनर लिखना जरूरी है? इज इट कंपलसरी और नॉट कंपलसरी? है ये। कंपलसरी है। तो यही बात 215(215) कहता है कि अगर किसी अपराध का चार्ज फ्रेम करते समय, अगर किसी ऑफेंस पर चार्ज फ्रेम करते समय उसका मैनर मेंशन करना जरूरी है, और एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए कोर्ट आपने मैनर मेंशन नहीं किया है, तो इससे अक्यूज्ड मिसलीड होगा, और चूंकि अक्यूज्ड मिसलीड हो चुका है तो फिर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा, और इस मामले में अगर कन्विक्शन भी हुआ है तो वो सेट असाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है। तो ये भी आपको यहां तक बता दिया था, 215 के अंदर ही बताया था। रिमेंबर और फॉरगेट, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? Yes, sir. Remember. इतने पे भी सीआरपीसी आप लोगों को बख्शता जा रहा है, आप लोगों की सारी माफी गलती जो है माफी कर रहा है वो, क्योंकि आपने 211 सीखने के बाद, 212 सीखने के बाद, 213 सीखने के बाद, 214, 214 सीखने के बाद भी 215 में जाके एरर कर दिया, 215 सीआरपी से एरर किया। उस एरर से भी आपको बचाया, बोले जाने दो, एरर होता है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत दूर की कौड़ी। सो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा तब की तब देखेंगे, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद फिर आगे कहता है सीआरपीसी आप लोगों से, चलो एरर कर दिया, एरर का इफेक्ट भी बता दिया, मान लो एरर हो गया तो भी आपको बचने का एक और मौका देता हूं कि अगर आपने गलत सेक्शन के अंदर कुछ कर दिया, गलत सेक्शन के अंदर चार्ज फ्रेम कर दिया, नाउ यू हैव एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी अंडर सेक्शन 216 ऑफ द सीआरपीसी। 216 सीआरपीसी के अंदर आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वेयर अ कोर्ट कैन अल्टर, मे अल्टर हिज चार्ज। चार्ज अल्टर कर सकते हैं, चार्ज ऐड कर सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब सवाल ये उठता कब तक कर सकते हैं? देयर इज अ बिग क्वेश्चन बिफोर अस कि कब तक कर सकते हैं, यानी फायदा उठाने की बात होगी ना भाई, तो कब तक कर सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. Before the judgment. तो बिफोर दी जजमेंट, यानी जब तक आपने देखो फिर बचा दिया आप लोगों को सीआरपीसी ने। इंसान होता तो नहीं बचाता, सीआरपीसी फिर आप लोग को बचाता है और कहता है कि अगर तुमने गड़बड़ कर भी दी तो भी आपको बचा देता हूं, और क्या करता हूं कि आप जजमेंट देने के पहले, यानी बोले जजमेंट पर सिग्नेचर करने के पहले तक आप चार्ज को अल्टर कर सकते हो, चार्ज को ऐड भी कर सकते हो, ये तक बता दिया। और इसमें मैंने आपको बताया था, डिटेल से बताया था, अगर याद हो तो। इसको दो पार्ट में बांटते हैं, ध्यान से सुन लेना, सुन के याद हो जाएगा, अगर लिखने की इच्छा हो तो लिख लेना, और मेरी जरूरत पड़े वहां मैं डायग्राम भी बना दूंगा। I already told you under section 216 of the CRPC, कोर्ट के पास पावर होता है बिफोर पासिंग द जजमेंट कि वो चार्ज को अल्टर कर सके। तो ये प्रोविजन दिया है 216(1) के अंदर, 216 सब सेक्शन 1 ऑफ द सीआरपीसी। लेकिन सब सेक्शन 2 से लेकर के सब सेक्शन 5 तक बताया है कि अगर कोर्ट ने एक बार मन बना लिया कि चार्ज अल्टर करना है, चार्ज ऐड करना है, तो उसके बाद आफ्टर अल्टरेशन प्रोसीजर क्या होगा, वो सब सेक्शन 2 से लेकर के सब सेक्शन 5 तक के बीच में डिस्कस किया हुआ है। सब सेक्शन 2 से लेकर के सब सेक्शन 5, यानी 216(2) से लेकर के 216(5) के बीच में आफ्टर अल्टरेशन प्रोसेस हैज बीन डिस्कस्ड बाय सीआरपीसी। तो दो पार्ट में बांट देना है इसको, ओनली इन 2 पार्ट्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज इट। 216 को याद करना बहुत आसान है, दो पार्ट में बांट देना है। कैसे? पहले पार्ट में तो एक ही लाइन बोलना है कि टिल जजमेंट कर सकते हैं,
बिफोर जजमेंट कर सकते हैं, बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। उसके बाद का क्या है? उसके बाद का देखो, थोड़ा सा बता देता हूं 216। उसके बाद का ये फंडा है कि अगर किसी कोर्ट ने एक बार डिसाइड कर लिया कि अपने को चार्ज में अल्टरेशन करना है, चार्ज में एडिशन करना है, तो उस कंडीशन में अल्टर या एडिशन करने के बाद उस नए चार्ज को, ध्यान से सुनना, जिसका किसी तरह का कोई भी कचरा होगा, कोई भी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट होगा, वो सब क्लियर कर लेना। सो कोई भी चार्ज अल्टर करने के बाद या ऐड करने के बाद कोर्ट अक्यूज्ड को रीड करके, एक्सप्लेन करके बताएगा कि दिस इज योर न्यू चार्ज। वो नहीं बताएगा कि हाँ जी हमारी गलती हो गई थी इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, हाँ जी हमारी गलती हो गई थी इसलिए हम अल्टर कर रहे हैं, ये कोर्ट नहीं बताएगी। तो ये ऐड करने के बाद या अल्टर करने के बाद अक्यूज्ड को, अपराधी को, अभियुक्त को, ऑफेंडर को ये बताना पड़ेगा कि भैया नया चार्ज कौन सा है। अब बता दिया आपने कि नया चार्ज कौन सा है, रीड एंड एक्सप्लेन। अब एक इंटरेस्टिंग बात जानिए, इसके बाद तुरंत आफ्टर अल्टरेशन का प्रोसीजर ये कहता है कि अगर एज ए कोर्ट, अगर एज ए न्यायालय, अगर एज ए कोर्ट आपको लगता है कि चार्ज अल्टर करने के बाद, उसको पढ़ के सुना के समझा देने के बाद अक्यूज्ड के साथ कोई प्रिजुडिस नहीं होता है, बोले तो पक्षपात नहीं होता है, अक्यूज्ड के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है या प्रोसिक्यूशन के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको यह कहता है सीआरपीसी कि आप उसी तरीके से ट्रायल को कंटिन्यू चलाते रहो, मानो कि वो जो अल्टरेशन वाले सेक्शन है, जो आपने बाद में ऐड किए सेक्शन है, वो पहले से ऐड किए जा चुके थे। पॉइंट समझ में आए तो बोलना यस, नहीं समझ में आए तो बोलना नो। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं नॉन टेक्निकली, इसको नॉन टेक्निकल पकड़ना, टेक्निकल मत पकड़ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि भैया 302 का मामला था, चलो 302 के अंदर तो चार्ज फ्रेम हो गया। आपने बाद में क्या किया, 216 का पावर इस्तेमाल करते हुए चार्ज में चार्ज ऐड कर दिया। मान लो जस्ट से 379, जस्ट मान लो कि 379 आपने ऐड कर दिया। चोरी की धारा है 379। अब ये चोरी की धारा आपने 379 मान लो ऐड कर दी, तो उसके बाद ये आपको तय करना है कि क्या ये ऐड करने के बाद 379 अक्यूज्ड को पढ़ के, सुना के, समझा देने के बाद कि भाई पहले तुम्हारे खिलाफ ऐसा मामला नहीं बन रहा था, अभी गवाहों के बयानों के आधार पर यह लगता है कि तुमने चोरी भी घटना के दिन करी थी अंडर सेक्शन 379, इसलिए हम तुम्हें 379 के अंदर भी चार्ज करते हैं। ये बता देने के बाद अगर एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए कोर्ट, एज ए जज आपको लगता है कि उसके साथ कोई पक्षपात नहीं होता है, कोई प्रेजुडिस नहीं होता है, तो आप एज इट इज ट्रायल को कंटिन्यू करेंगे, मानो कि ये 379, 379 जो आईपीसी सेक्शन है, जो आपने बाद में ऐड किया है, ये पहले से क्या था, एडेड था। यानी 302 के समय ही आपने 379 के ऊपर, 379 के ऊपर भी चार्ज फ्रेम कर लिया था, ऐसा मान के चलना। लेकिन कब, जब आपको दिखता है एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए कोर्ट, एज ए जज कि कोई पक्षपात, कोई प्रेजुडिस नहीं होता है, तब, ना तो प्रोसिक्यूशन के साइड से ना तो डिफेंस के साइड। लेकिन है यहां पर, तो ये सब सेक्शन 3 में ये बात कही गई है, 216(3). 216(4) में जाते के साथ तुरंत कहता है कि अगर पक्षपात होता होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, आपने कह तो दिया कि नहीं पक्षपात होगा, तो मान लेना कि पहले से ऐड किया था चार्ज और उसके बाद क्या करना, अपने ट्रायल कंटिन्यू करना। लेकिन पक्षपात हुआ तो क्या करोगे, प्रिजुडिस हुआ तो क्या करोगे।
सीआरपीसी ने कहा है। सीआरपीसी 216 सबसेक्शन 4 में जाकर के कहता है अगर पक्षपात हुआ, प्रिजुडिस हुआ अक्यूज्ड के साइड से या प्रोसिक्यूशन के साइड से, तो तुम फ्रेश नया ट्रायल लॉन्च कर देना। द कोर्ट में डायरेक्ट अ न्यू ट्रायल, तुम नया ट्रायल खोल देना भाई, कोई दिक्कत नहीं। सोचो इतना बड़ा पावर है। अगर कहीं भी लगता है कि पक्षपात हो रहा है तो उस केस में नया ट्रायल तुम लॉन्च कर सकते हो, न्यू ट्रायल डायरेक्ट कर सकते हो, और या जो ट्रायल तुम चला रहे थे उसको एडजर्न कर देना। दो में से एक, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। यहां तक की बात तो हो गई। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग और लास्ट भारी बात बताते गया कि आपके यानी कि सीआरपीसी ने मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को, जज को ये पावर दिया अंडर सेक्शन 216 216 ऑफ द सीआरपीसी कि आप सेक्शन को अल्टर कर सकते हो, आप सेक्शन को ऐड कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो अंडर 216 सीआरपीसी। लेकिन अब सोचो कि अगर अल्टर करते समय या ऐड करते समय, ऐड करने के बाद आपने कोई ऐसा सेक्शन ऐड कर दिया, ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपने ऐसा अल्टरेशन कर दिया, ऐसा एडिशन कर दिया जहां पर कि आपको खुद एज ए कोर्ट, एज ए मजिस्ट्रेट केस चलाने के पहले यह देखना पड़ेगा कि कहीं सरकार से या किसी और अथॉरिटी से सैंक्शन लेने की जरूरत तो नहीं है। अगर सैंक्शन लेने की जरूरत है, परमिशन लेने की जरूरत है, अनुमति लेने की जरूरत है, तो पहले आप अनुमति लेंगे, पहले आप सैंक्शन लेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? अल्टर एंड ऐड नहीं, ट्रायल चलाएंगे। समझे? तो ये यहां तक की बात थी। तो इसको थोड़ा सा आप लोग रुक करके समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, एनी डाउट, एनी टाइप, किसी तरह का। बोलिए। नो डाउट सर। हाँ जी प्रतीक, बताइए, आपके पास आवाज आ रही है? बाकी शैलेंद्र और क्या नाम था सबसे सर नहीं पूछो। सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है सर। देखिए यही बात आप लोगों से शेयर करी। अब इसी को उल्टा करके एक बार शॉर्ट से शेयर कर दे रहा हूं, फिर आगे चलेंगे, फिर और बता देता हूं आप लोग को। सबसे पहले आपको एक छोटा सा सिनॉप्सिस जानना चाहिए, इसको उतार लो साथ के साथ, कोई लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं, नॉन टेक्निकल वे में समझो। सिनॉप्सिस में सबसे पहले क्या जानना चाहिए आपको? मीनिंग। किसका? मीनिंग ऑफ चार्ज। तो ये कहीं नहीं मिलेगा, ये केस लॉज वगैरह से हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा आपको जानना चाहिए डेफिनेशन ऑफ चार्ज। तो डेफिनेशन ऑफ चार्ज तो भाई दिया नहीं है, जो दिया है वो अंडर सेक्शन 2D सीआरपीसी में दिया है। इसके बाद अब हम लोग जान गए कि चार्ज क्या होता है मीनिंग और डेफिनेशन के हिसाब से। अब जानेंगे कि चार्ज के अंदर कंटेंट क्या होता है, व्हाट इज द कंटेंट, कंटेंट ऑफ चार्ज। तो देखो कंटेंट ऑफ चार्ज को मैं दो चीजों को एक ही साथ इकट्ठा करके दे रहा हूं। तो कंटेंट ऑफ जब चार्ज हम बोलते हैं, इसको मैं दोनों को एक जगह ले रहा हूं, इसमें से दो चीजें ऐड करेंगे हम लोग। अंडर सेक्शन 211 सीआरपीसी में देखेंगे और बी के लिए अंडर सेक्शन 212 सीआरपीसी में देखेंगे। यानी कंटेंट क्या होना चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं आपके लिए, ताकि और आप लोग क्रिस्टल क्लियर हो जाओ, किसी को चार्ज पढ़ाने की कंडीशन में हो जाओ। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग? कंटेंट। तो कंटेंट्स में सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला? ए में अंडर सेक्शन 211। तो जब हम 211 बोलते हैं तो इसमें कितनी चीजें आती हैं? 1, 2,
3, 4, 5, 6 और 7, 7 चीजों को ऐड कर देता है। और कंटेंट की बात जब हम करते हैं अंडर सेक्शन 212 सीआरपीसी, तो इसमें क्या मिलता है अपने को? 2 मिलते हैं, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2। लेकिन 1 के अंदर क्या मिलता है? टाइम, प्लेस और पर्सन। अगर यही, चलो पहले एक एक करके देख लेते हैं। कंटेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले कंटेंट 211 सीआरपीसी के अंदर आता है, तो सब सेक्शन 1 के हिसाब से क्या दिया हुआ है? कंटेंट में ऑफेंस लिखो। उसके बाद क्या लिखोगे? अब तो बताओ, ऑफेंस का क्या लिखोगे? नाम लिखोगे। अगर नाम नहीं है तो क्या लिखोगे? Definition. डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? तो इस अगर act डेफिनेशन कहीं मिल गया आपको तो उस एक्ट का नाम लिखोगे और एक्ट के साथ साथ सेक्शन का भी नाम लिखोगे। लिखोगे? Yes, sir. हाँ। और उसके बाद ऑफेंस में क्या होता है? एक्ट और सेक्शन तो लिख दिया। ऑफेंस बेसिकली क्या है? एक स्टेटमेंट, यानी जो काम किया गया, जो अपराध किया गया, उसमें हर एक इसेंशियल कंडीशन आप मेंशन करोगे जिससे वो अपराध होता है। सपोज मान लीजिए चोरी एक अपराध है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, या सबसे इजी वाला लेता हूं 498A या 304B, 304B। सो 304B होने के लिए इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है बताओ? किसी भी बंदे को 304B पे आप कब चार्ज करोगे? बताइए, क्या कंडीशन लगा सकते हो 304B के लिए? डाउरी डेथ होता है भाई, जिनको नहीं पता। डिमांड ऑफ डाउरी बिफोर डेथ सर। सर क्रुएलिटी बिफोर ड्यूरी डेथ। क्रुएल्टी, और एक और बता रहे हैं डिमांड ऑफ डाउरी डाउरी बिफोर डाउरी डेथ। और बस देख के बताओ भाई, और कुछ? बेयर एक्ट देख लीजिए, कोई हड़बड़ नहीं है, आज क्लियर ही कर देना है इसको। बताओ और क्या इसेंशियल आएगा 304B? आईपीसी देख सकते हैं आप लोग। कोई और XYZ, कोई भी आप में से कोई भी? बॉडली इंजुरी और ऑकर्स अदरवाइज। और असली चीज तो बता ही नहीं रहे हो आप लोग, सब नकली नकली बात बता रहे हो। सर इंजुरी होगा। सॉरी सर। 7 years over marriage. 7 years, जिसने ही बताया सबसे सही आंसर है। Demand of dowry husband 7 and years सबसे पहली बात, पहला कंडीशन है। 7 साल के बाद होगा तो क्या 304 भी लगा दोगे आप लोग, समझदार इंसान? नो सर। आफ्टर 7 years अगर कोई लड़की, कोई महिला डेथ हो जाती है, उसके लिए डाउरी का डिमांड होता है, तो क्या 304 भी लगाओगे? 10 साल के बाद अगर हस्बैंड कहता है कि जी जाओ पैसे लेके आओ 1 करोड़, तो क्या 304 भी लगेगा? नो सर। तो सबसे बड़ा इसेंशियल एलिमेंट यही तो 5 में है, इसलिए तो 5 को क्लियर कर रहा हूं। वो स्टेटमेंट मेंशन करना है, वो चीजें आपको मेंशन करनी है जिससे उस ऑफेंस का इसेंशियल इंग्रेडिएंट आता है। तो 304B का इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? शादी के 7 साल के अंदर, सबसे पहला कंडीशन है विद इन 7 years ऑफ मैरिज। दूसरा क्या होता है? लड़की की डेथ होनी चाहिए अननेचुरल सर्कमस्टांसेस के अंदर। और soon बिफोर हर डेथ देयर मस्ट बी ए डिमांड ऑफ डाउरी। soon बिफोर हर डेथ देयर मस्ट बी ए डिमांड ऑफ डाउरी, ये होना ही चाहिए। तो ये इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, इसके बिना 304 भी आ ही नहीं सकता। इसी तरीके से 498A है, क्रुएल्टी नहीं किया डाउरी के लिए तो 498A लग ही नहीं सकता। इसीलिए आप लोग देखो, जो यूनिवर्सिटी में या बाहर में कहीं भी आप पढ़ते हैं किसी टेक्स्ट बुक में, तो वहां पर आपको क्या सिखाया जाता है? इसेंशियल इंग्रेडिएंट। आईपीसी में या ऑफेंस में क्या सिखाया जाता है? इसेंशियल इंग्रेडिएंट, कि ये इसेंशियल है। जैसे सब्जी में नमक नहीं है तो सब्जी का बेकार टेस्ट हो जाता है, सब्जी बेकार, कोई खा ही नहीं सकता उसको। सेम वही सिचुएशन है, वो इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, उसके बिना चल ही नहीं सकता काम। ठीक है। सो 5 नंबर में आपको क्या डालना है? इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस, जिसको हम लोगों ने क्या कहा है? स्टेटमेंट। देखो यहां पर अगर अभी भी है तो मैं सारा कचरा निकाल देता हूं, 2 सेकंड रुक के देखो क्या लिखा है। ये रहा। सर एक
रुक जाइए द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू ए स्टेटमेंट दैट, ये देखो एवरी लीगल कंडीशन, तो एवरी लीगल कंडीशन जैसे बताया ना 7 साल का समय होना चाहिए विद इन 7 years ऑफ मैरिज. सो एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाई लॉ, लॉ यहां पर क्या है हमारा आईपीसी. सो हर एक लीगल कंडीशन जो लॉ मांगता है, आईपीसी का कौन सा सेक्शन, अभी एग्जांपल लिया 304 बी का, टू कॉन्स्टिट्यूट दी ऑफेंस, ऑफेंस कौन सा है 304 बी, चार्ज वाज फुलफिल्ड इन द पर्टिकुलर केस, तो पर्टिकुलर केस में वो फुलफिल होना चाहिए क्या, एवरी लीगल कंडीशन. तो 304 बी का एवरी लीगल कंडीशन क्या होगा, अभी क्रिस्टल क्लियर हो रहा है धीरे धीरे. यस सर, बिल्कुल सर. 304 बी का 304 बी का जो लीगल कंडीशन है क्या होगा, वो चीज क्लियर कर लो. विद इन 7 years ऑफ मैरिज देयर मस्ट बी ए डेथ ऑफ द वुमन, सून बिफोर हर डेथ देयर वाज ए डिमांड ऑफ डाउरी. ये सारे लीगल यही सेक्शन, यही सब सेक्शन 5 बोलता है. ठीक है, तो ये चीज यहां पर डाल देना, स्टेटमेंट किसके लिए, लीगल कंडीशन वाली बात के लिए. तो कंटेंट में ये रहना चाहिए कि आफ्टर ऑल उस अपराध में क्या था जो तुम उसी अपराध पे चार्ज बना रहे हो, यानी घटना के साथ और उस अपराध के साथ कनेक्शन दिखाना पड़ेगा आपको. मान लीजिए कोई XYZ नाम की महिला मर गई और शादी के 7 साल के अंदर मर गई विद इन हर 7 years ऑफ मैरिज, तो कनेक्शन दिखाना पड़ेगा आपको 304 बी के साथ और उस महिला के डेथ के साथ. सो स्टेटमेंट के साथ लीगल कंडीशन. नेक्स्ट क्या है, कंटेंट में क्या बोला, लिखित होना चाहिए. और क्या होना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट. कोर्ट की भाषा में होना चाहिए, कोर्ट्स लैंग्वेज. शॉर्टकट सीखो, शॉर्टकट याद करने के लिए बोल रहा हूं. और लास्ट क्या बोला, प्रीवियस कन्विक्शन. प्रीवियस कन्विक्शन के मामले में सिर्फ सेक्शन लिख दोगे तो चल जाएगा. और इसका भी लास्ट में बोला है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर पढ़े हो तो. ये तो पैरा लिख के लोगों को डर लगता है, लेकिन आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बोला है. अगर प्रीवियस कन्विक्शन के मामले में क्या लिखना है, देखो द फैक्ट डेट प्लेस ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड इफ सच स्टेटमेंट हैज बीन ओमिटेड. यानी अगर आप प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में, प्रीवियस कन्विक्शन क्या है, मान लीजिए 2020 में आप किसी केस में चार्ज फ्रेम कर रहे हो और 2018 में वो अपराधी पहले से किसी अपराध के लिए कन्विक्ट हो चुका है, तो जिस अपराध के लिए कन्विक्ट हुआ है उसका डिटेल, जिस सेक्शन में हुआ है उसका डिटेल, जिस तारीख को हुआ है उसका डिटेल, जिस कोर्ट से हुआ है उसका डिटेल मेंशन करना पड़ेगा. शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज. और मान लीजिए कि अगर आप गलती से भूल गए प्रीवियस कन्विक्शन वाली बात में ये सब चीज मेंशन करना भूल गए, आपको मेंशन करना था अच्छा जी वो दिल्ली में किसी बम ब्लास्ट में उसका नाम था, आप मेंशन करना भूल गए, अच्छा इस तारीख को दिल्ली के बम ब्लास्ट केस में उसका नाम था और उस केस में ये प्रीवियसली कन्विक्टेड रहा है, तो आप मेंशन करना भूल गए, नो इशू यार, नो इशू. सीआरपीसी कहता है टेंशन मतलब भूल गए तो भूल गए. यू कैन ऐड इट एट एनी टाइम बिफोर सेंटेंस इज पास्ड. आप किसी भी समय इसको ऐड कर सकते हो बिफोर मेकिंग योर सिग्नेचर ऑन द जजमेंट. जजमेंट पर साइन करने के कभी पहले कभी भी आप मेंशन कर सकते हो. सोचो कितनी सहूलियत दे रखी है आपको, सिर्फ समझने का खेल है. एक बार समझ जाओ तो सीआरपीसी, फिर आप सीआरपीसी से खेलोगे. टाइम देना पड़ता है भाई. नई नई शादी होती है तो लोग हस्बैंड को, वाइफ हस्बैंड को टाइम देते हैं एक दूसरे को समझने के लिए. वैसे इससे शादी कर लो तभी समझ में आएगा. ये भी बहुत अनोखी चीज है, एक बार समझोगे तो बड़ा मजा आएगा. फिर ठीक है सर. अभी कोई डाउट यहां तक? देखो दूसरा कंटेंट में लेके चलता हूं मैं. ये रहा 211 का कंटेंट. 212 के कंटेंट में क्या था, यानी हम लोग इसको कंटेंट में ही रखेंगे. तो देखो इसका कंटेंट क्या है, टाइम प्लेस पर्सन. और एक्सेप्शन में क्या था, सीबीटी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. क्या था, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी था. डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी.
अब इसको डिटेल से आप देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी आप लोग समझ जाओगे। अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, अभी मैं उसके लिए भी तैयार बैठा हूं, लेकिन आज ही पूछ लेना, कल नहीं पूछना। ठीक है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और मनी, ये कंटेंट है। सिनॉप्सिस का 4th नंबर पॉइंट क्या होना चाहिए? कंटेंट के बाद, कंटेंट में तो पता चल गया कि क्या लिखते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर मिस्टेक होने के चांसेस हैं तो सीआरपीसी कहता है भैया मैनर लिख देना यार, मैनर, मैनर अंडर सेक्शन 213 ऑफ द सीआरपीसी। हर एक अपराध में लिखने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है वहां मैनर मेंशन कर दो, जहां जरूरत नहीं है वहां मैनर मेंशन करने की जरूरत ही, देयर इज नो नीड, नहीं करना है। नाउ इसके बाद अब क्या बोलता है? मैनर मेंशन कर दिया, यानी किसी अपराध को किस तरीके से किया गया, वो तरीका आपको लिखना है चार्ज फ्रेम करते समय, किस तरीके से किया गया। और आप जब किसी अपराध को किस तरीके से किया गया उस मैनर लिख रहे हो, ये मैनर मेंशन कर रहे हो, तो आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करोगे, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, उन शब्दों का वही मतलब होगा जो उस अपराध के लिए दंड में जिस एक्ट के अंदर दिया गया है, तो वो वर्ड्स का वही मतलब होगा जो एक्ट के अंदर दिया है। तो ये सब कुछ सही है, लेकिन अगेन देयर इज अ मिस्टेक। सो 211 कंटेंट बता दिया, 212 भी कंटेंट बता दिया, 213 में मैनर बता दिया, 214 में आपको ये कह दिया कि भैया आप वर्ड्स का इस्तेमाल करो। इसके बावजूद क्या करते हैं हम लोग? गलती करते हैं। इसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं? एरर करते हैं। तो एरर का इफेक्ट क्या होगा? सो इफेक्ट ऑफ एरर्स अंडर सेक्शन 215 ऑफ द सीआरपीसी। इसमें एक चीज बताई थी, अगर याद होगा तो, 215 को किसके साथ पढ़ते हैं, रीड विथ करते हैं? याद है किसी को? बताओ। 464 464, बहुत बढ़िया। 464 के साथ रीड विथ करते हैं, वो भी सीआरपीसी के साथ। तो एरर तक की कहानी भी क्लियर हो गई। अगर ये एरर होने के बाद भी आपने एरर कर दिया, तो इस एरर को सुधारने का एक और मौका मिल रहा है कि भाई एरर सुधार लो। कोई अगर सेक्शन छूट गया है या तुम्हें अल्टर करना है, कुछ गड़बड़ है, तो यू कैन अल्टर। सो कोर्ट में अल्टर कर सकता है अंडर सेक्शन 216 ऑफ द सीआरपीसी। और जब अल्टर करने जाओगे, पॉइंट नंबर 7 के अंदर ही हम लोग हैं, तो उसमें से सबसे पहला चीज क्या हो सकता है? कोर्ट अल्टर कर सकता है। उसके बाद 216 के सबसेक्शन 2 से लेकर के 216 के सबसेक्शन 5 तक क्या है? आफ्टर अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज की कंडीशन, आफ्टर अल्ट्रेशन प्रोसीजर। प्रोसीजर। और इसमें बताया है, शॉर्टकट ले लो, कि अगर एक बार तुमने ऐड कर दिया तो उसको पढ़ के सुनाओ, रीड प्लस एक्सप्लेन। शॉर्टकट दे रहा हूं, बिल्कुल इजी वाला। पढ़ के उसको सुनाओ। और अगर नो प्रोज्यूडिस, क्या बोल रहा हूं? नो प्रोज्यूडिस टू प्रोसिक्यूशन, और किसको जी? accused. So no prejudice to prosecution or accused. तो उस कंडीशन में क्या होगा? ट्रायल
प्रोसीड द ट्रायल, प्रोसीड विथ दी ट्रायल, चलते रहो, ट्रायल को चलाओ। कैसे चलाना है? एज इफ मानो कि पहले से वो अमेंड हो चुका था। तो एज इफ द चार्ज हैड बीन द ओरिजिनल। अब इसको जितना आप घिस सकते हो, जितना आप जितनी बार रिपीट कर सकते हो, उतना अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्या हुआ? अगर दिक्कत हुई, अगर प्रिजुडिस होता है प्रोसिक्यूशन को, तो लिख लो इफ, अपनी लैंग्वेज में हम लोग लिख रहे हैं, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं। आप इसको याद करना, लेकिन टेक्निकल में जहां तक हो सके तो, सीखने के लिए भी, याद करने के लिए बता रहा हूं। इफ देयर इज प्रिजुडिस टू अक्यूज्ड ऑब्लिक प्रोसिक्यूशन, अगर प्रोसिक्यूशन या अक्यूज्ड को किसी तरह का कोई प्रेजुडिस होता है, तो क्या करना है? फेस ट्रायल या अर्जन। बिल्कुल, कोर्ट में डायरेक्ट फ्रेश ट्रायल, न्यू ट्रायल और एडजर्न ट्रायल। अगर दिक्कत है तो भाई ट्रायल नया चला देंगे। कहा कि अगर ऐड करने के बाद, अल्टर करने के बाद अगर सैंक्शन वाली पोजीशन आ गई तो क्या करेगा? इफ, इसको थोड़ा और चेंज कर लो, लिख दो आफ्टर अल्टरेशन और एडिशन of charges, if sanction is required या sanction is necessary, तो क्या होगा? केस तब तक नहीं चलेगा, केस तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि सैंक्शन नहीं आ जाएगा। सो द केस क्या लिखेंगे? शैल लगा देना, शैल नॉट बी proceeded with until such sanction क्या होना चाहिए? obtained। तो सब कुछ तो बता दिया, गलती होते होते आप बदल दो, अल्टर कर दो चार्ज को। उतारने, जिनका किसी को उतारने का है उतार लो जल्दी से। सर ये 216 है सर, 2165। हाँ 216 हो जाएगा, और 216। सर एक बार सर बैक कर दीजिए सर, बस एक बार छोटा सा हल्का सा। ठीक है और सर, हो गया। सीखो ऐसे हो कि गया आप सर, किसी को सिखा सको। हाँ जी, हो गया सर, हो गया। आगे चलें, किसी और को उतारना तो जल्दी उतारिए। इसके अंदर बहुत कुछ बताया है, तो आप लोगों के पास है नोटेड, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, कि कब किस कंडीशन में अल्टर किया जाता है, अल्टर करने का क्या प्रोसीजर है। इसमें सलमान खान केस का भी जिक्र किया है, बहुत कुछ इसमें शेयर किया है आप लोगों को। Yes, sir. इसमें आपको बताया था 306 से कन्वर्ट, 302 से 306 में कन्वर्ट हो जाता है ऑफेंस। इसी से मैं आपको बताया था, अगर याद होगा तो थोड़ा थोड़ा करके अब क्या करना है आपको, एक एक इंडिविजुअल सेक्शन को ना अपने हिसाब से क्या कर लेना है, बाइफरकेट करके उसको एक सिनॉप्सिस बना लेना है। मैं तो यहाँ पूरा आपको चैप्टर का दे रहा हूँ, चैप्टर 17 का। ठीक है, तो चलिए अल्टर भी कर दिया, सेक्शन को अल्टर भी कर दिया। अब अल्टर करने के बाद का प्रोसीजर क्या होता है? अल्टर करने के बाद क्या होगा? गलती करी थी, अल्टर कर लिया, अल्टर करने के बाद क्या करते हैं? अगर जरूरत पड़ी तो विटनेस को रिकॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नया सेक्शन हमने ऐड किया है, जो हमने नया सेक्शन लगाया है, उस सेक्शन के ऊपर गवाहों का क्या कहना है? क्या गवाह उस नए सेक्शन को, अल्टर्ड सेक्शन को सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं?
अगर विटनेस उस नए सेक्शन को सपोर्ट करता है तो उसमें कन्विक्शन अक्यूज्ड को हो जाएगा, और अगर सपोर्ट नहीं करता है अक्विटल हो जाएगा। सो आफ्टर अल्टरेशन द नेक्स्ट स्टेप इज रिकॉल ऑफ विटनेस, रीसमन ऑफ विटनेस इफ रिक्वायर्ड। मौका दिया जाएगा दोनों पार्टीज को, रीसमनिंग, रीसमन ऑफ विटनेस, ईटीसी कर देना, रीसमन ईटीसी, रिकॉल ऑफ विटनेस, रीसमन ऑफ विटनेस इफ रिक्वायर्ड। इसमें एप्लीकेशन हमेशा या तो प्रोसिक्यूशन लगाएगा या कौन लगाएगा, प्रोसिक्यूशन लगाएगा, और कौन लगाएगा, एक्यूज सर, एक्यूज्ड। अक्यूज्ड लगाएगा। तो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया एक पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं ए नंबर पार्ट, यानी कि 211 से लेकर के 217 सीआरपीसी तक जो है वो क्या है, चैप्टर 17 का ए पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट है। अब आपको लिंक में याद रखना है, अपने को एबीसी ज्यादा फोकस नहीं करना है, अपने को इस लिंक पर ध्यान देना है। अल्टर करने आ गए, अल्टर कर लिया, अल्टर करने के बाद प्रोसीजर क्या है, तो 217 में आ गया। 217 कहता है कि भैया रिकॉल कर लो। अब ध्यान से मेरी बात को सिर्फ सुनना, किताब पर सेक्शन पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ सुनना। अल्टर करने के बाद प्रोसीजर ये कहता है, व्हाट इज द प्रोसीजर एज पर सीआरपीसी, कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो रीसमनिंग करो विटनेस को, अगर जरूरत पड़ी तो रिकॉल करो विटनेस को, री एग्जामिन करो विटनेस को अंडर सेक्शन 217। तो ये 217 क्या करता है, कोर्ट को इंपावर करता है, इनेबलिंग सेक्शन है कि कोर्ट यहां पर रीसमन कर सकता है। चलिए ठीक है भैया, विटनेस आ गए, विटनेस से अपने अपने स्टेटमेंट दर्ज कराए। तो जब स्टेटमेंट दर्ज करवाएगा विटनेस, तो हो सकता है कि उसने सपोर्ट किया होगा, या तो हो सकता है कि उसने सपोर्ट केस को, सेक्शन को, चार्ज को नहीं किया होगा। तो अब क्या हुआ, आपने एक बार पहले चार्ज बनाया था, उसके बाद आपने गड़बड़ करी, तो आपने 216 में जाके चुपचाप अल्टर कर लिया। तो दोनों आपने कर लिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपने चार्ज रख लिया, दोनों चार्ज आपने क्लियर कर लिया। इसका मतलब अब जो चार्ज आपके पास है, अब जो अपराध दिख रहा है आपके पास, वो फाइनल ऑफेंस दिख रहा है। तो अब कहता है कि अगर तुम्हारे पास फाइनल ऑफेंस मिलता है तो पॉइंट नंबर कितना बनेगा, 9 बनेगा सर, 9। 9। तो अब कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास फाइनल ऑफेंस की लिस्ट आ गई कि कौन कौन से सेक्शन के अंदर अपराध बना है, कौन कौन से सेक्शन के अंदर चार्ज फ्रेम हुआ है, तो हर एक सेक्शन के लिए सेपरेट चार्ज बनाओ और हर एक चार्ज के ऊपर सेपरेट ट्रायल चलाओ। जब आपको सेपरेट मिल गया, सेपरेट ऑफेंस मिल गया, तो सेपरेट चार्ज बनाओ, और सेपरेट चार्ज मिल गया तो सेपरेट क्या करो, ट्रायल चलाओ। क्योंकि अब तो आपके पास फाइनल कहानी आ गई, अब तो सपोर्ट जिसने करना था कर दिया। मान लो 10 विटनेस आए थे, 10 ने कहा कि हाँ जी आपने जो भी अल्टरेशन वाले चार्ज हैं सबको सपोर्ट करते हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। सो विटनेस ने क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। सो अब कहता है सेपरेट चार्ज एंड सेपरेट ट्रायल। सो सेपरेट चार्ज फॉर सेपरेट ट्रायल, तो अलग अलग चार्ज, अलग अलग ट्रायल। अब इसी को एक नंबर दे दिया 218, तो कंटिन्यूटी में है, जा रहा है। 217 में क्या किया हमने, बुला करके पहचान करा ली कि भाई अपराध हुआ था कि नहीं हुआ था। अब सपोर्ट कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, जो बचा कुचा तो अपने पास यही है। तो सेपरेट चार्ज फॉर सेपरेट ट्रायल। और इसी के बारे में मैंने आपको कहा था, दिस इज जनरल रूल ऑफ द इंडियन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सीआरपीसी का ये रूल है, जनरल रूल है, जनरल रूल है, दिस इज जनरल रूल कि हर एक चार्ज के लिए सेपरेट ट्रायल होना चाहिए, सेपरेट ट्रायल होगा, ये बोला गया है। और यहां बोला शैल बी कहा है।
लेकिन इसके साथ कुछ और पॉइंट जोड़ा हुआ है, वो दिया हुआ है आपको कि सबसेक्शन 2 के अंदर, कि सबसेक्शन 1 के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जो 219, 20, 21 और 23 पर असर डालेगी। नाउ अब सब क्या करना है, सेपरेट चार्ज सेपरेट ट्रायल। ठीक है भाई, चलो सेपरेट ट्रायल सेपरेट चार्ज सब कर लिया। जब सेपरेट चार्ज सेपरेट ट्रायल के फॉर्मूले पर हम लोग चलने लगे, देन वी रियलाइज्ड कि अपराधी ने, ऑफेंडर ने, अक्यूज्ड ने, जो कहना है फिलहाल कोड नॉन टेक्निकली, 1 साल के अंदर, जब हम लोग सेपरेट चार्ज बनाने लगे, सेपरेट चार्ज तो खैर बना लिया, जब सेपरेट ट्रायल करने की बारी आई, वी रिकॉग्नाइज्ड कि अपराधी ने, ऑफेंडर ने, अक्यूज्ड ने 1 साल के अंदर सेम काइंड के 3 अपराध किए हैं। सेम काइंड के कितने अपराध किए हैं? 3 ऑफेंसेस। तब सीआरपीसी ने कहा कि अरे मूर्ख इंसान, अगर 12 महीने के अंदर 3 अपराध किया और तीनों अपराध सेम ही तरह का है, सेम नेचर का है, सेम पनिशमेंट का है, तो उसको तुम ऐड क्यों नहीं कर देते? उसका ट्रायल एक साथ चला लो, उसको अलग अलग नहीं करो। तो एक साथ चलाने का मतलब क्या हो गया? ज्वाइंट ट्रायल। एक साथ चलाने का मतलब क्या हो गया? ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। सो अगर यहां पर अब देखो सेपरेट, यहां पर पहले कहा, अब कहता है कि 3 अपराध है और 1 साल के अंदर हुआ है और सेम काइंड का है, सेम पनिशमेंट है, तो उसके लिए क्या कहता है? 1 ट्रायल चलाओ। देखो 219 निकाल के 219 कहां गया? 219 है, देखो लास्ट में, it may be charged with and tried at 1 trial for any number not exceeding 3। एक्सेप्शन में 379 है, एक्सेप्शन में 380 है। खैर अभी उतने उसमें नहीं जाना है, इसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बस ये पॉइंट याद रखिए, सेपरेट चार्ज था, सेपरेट चार्ज के लिए सेपरेट ट्रायल था, लेकिन जब एक ही तरह का अपराध 12 महीने के अंदर 3 बार हुआ है, 3 से अधिक बार हुआ है, तो 3 बार के लिए हम लोग ले लेंगे। उस कंडीशन में उसको क्या कर दो? एक ही ट्रायल में उसको चला दो, अलग अलग चलाने की जरूरत नहीं है। यहां तक भी ठीक होगा? यहां कोई डाउट? यहां तक किसी को एनी डाउट? नो सर। चलिए, अब यहां से आपको एक चीज मैंने बताई थी लास्ट टाइम, कि जो हमारा फॉर्मूला है, जनरल रूल है, सेपरेट चार्ज सेपरेट ट्रायल, उसको सीधा उल्टा कर देता है आगे के सेक्शंस। यानी ये एक्सेप्शंस हैं, अगर अच्छे में कहा जाए तो ये एक्सेप्शंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक नई बात आ गई कि अगर एक से अधिक अपराध है तो उसका भी ट्रायल हम लोग चला सकते हैं अंडर सेक्शन 220, प्रोवाइडेड कि वो क्या होना चाहिए? बताइए 220 क्या होना चाहिए? बोलो बोलो। आप लोग ना एक एक सेक्शन को रिवाइज करना, एक एक को थोड़ा थोड़ा करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से आज लिए और आज के आज पूरा का पूरा कर देना। मैं कर सकता हूं एक एक सेक्शन को यहाँ पर अभी रिवाइज, लेकिन अगर एक एक सेक्शन टच किया ना तो फिर से वही बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर बर्डन दे रहा हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत होगी किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, एक दिन पहले बता देना, अगले दिन आप लोग को डिटेल में टाइम निकाल के बता दूंगा। आप लोग पहले ग्रुप में डिस्कस कर लेना जिनको दिक्कत होगी। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे थोड़ा समय निकाल के, और इसके लिए मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ इस चैप्टर के लिए, बार बार कह रहा हूँ। बाकियों के लिए टाइम देने की जरूरत नहीं है, बाकी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा भी हिंट दिया तो ठीक है। तो पहली कंडीशन तो आ गई भाई कि अगर 3 ऑफेंसेज किए, सेम नेचर के किए, सेम पनिशमेंट के किए, 12 महीने के अंदर किए, तो एक ट्रायल में चलाया जा सकता है। इसका मतलब चार्ज को क्या कर दिया हमने?
ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज कर दिया, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस ये कर दिया। अब दूसरी बात आई कि अगर सेम ट्रांजैक्शन होता है और सेम ट्रांजैक्शन के अंदर मोर देन वन ऑफेंस होता है, मोर ऑफेंसेस देन वन, और बाई सेम पर्सन, तो क्या होगा? ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। वन ट्रायल में चलेगा? यस सर। तो बस यही तो याद रखना है कि वन ट्रायल में कहां कहां चल सकता है, कहां कहां नहीं चल सकता है। इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बताया गया था सीबीटी का, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का। तो सेम ट्रांजैक्शन के अंदर अगर एक से अधिक अपराध किया जाए तो उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस के केस में, ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस के केस में सेक्शन क्या लगता है अपने पास? 220। और यहां क्या लिख देंगे? कलर में थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, 219 और ये 220। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें से दो चीजें आप लोग याद रखना, सीख लेना अपने से, बता रखा है मैंने ऑलरेडी। सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है, सेम ट्रांजैक्शन क्या नहीं होता, ये सब डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है। नाउ अब इसके बाद क्या कहानी बनी? इसके बाद सीन ये बनता है, लिंक करते चलो, बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपकी जो लिंक है, आपका जो कड़ी है, चेन है, वो टूटे नहीं। तो पहले आपसे कह दिया मैंने कि सेपरेट चार्ज, सेपरेट ट्रायल। फिर कहता है कि 3 अपराध सेम एक साल के अंदर, 3 अपराध एक ही आदमी ने किए हैं सेम काइंड के, तो एक ट्रायल। उसके बाद कहा अगर सेम ट्रांजैक्शन के अंदर एक से अधिक अपराध होते हैं तो उसका भी एक ट्रायल। तो 2 केसेस में आपको एक ट्रायल बता दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जज साहब को, कोर्ट को ही ये डाउट हो जाए कि भैया अपराध कौन सा हुआ है, तो मैंने आपको बड़े अच्छे से शेयर किया था डिटेल में, इन डिटेल, कि जब कोर्ट ही डाउट में आ जाए, वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो भाई जो भी अपराध आपको दिखता है, हर एक उस अपराध के लिए आप क्या कर दोगे उसको? हाँ जी, चार्ज कर देंगे सब, सारे जितने भी हम लोग को डाउट लगेंगे सारे ऑफेंस के लिए। तो लिख दीजिए वेयर, मैं रिपीट कर दूंगा एक बार और, वेयर सिर्फ बी वाला पार्ट, इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। सो जहां ये डाउटफुल हो जाए कौन सा अपराध किया है अंडर सेक्शन 221, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? शॉर्टकट में लिख लो, अक्यूज्ड में बी चार्ज्ड विथ ऑल और एनी ऑफ द ऑफेंसेस, ऑल और एनी ऑफ द ऑफेंसेस। लो जी, शॉर्टकट इतना ही रखते हैं। और सबका ट्रायल क्या चलेगा? वन ट्रायल में चल सकता है, नहीं चल सकता है? यस सर। ये कहां है? 221, 18, 19, 20, 21, 218, 219, 220, 221। जहां डाउट होगा वहीं पर, ऐसा नहीं कि हर एक मामले में चला देना है, ये भी डिटेल में बता दिया था। यस सर। कहां पर जरूरत पड़ेगी, कहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी डिटेल में बताया था, आप लोगों को याद होगा, काफी डिटेल में बताया। उसके बाद जब अपराध हुआ और जो अपराध किया गया, जो अपराध हुआ और जो अपराध किया गया, जो अपराध किया
ऑफेंडर, उसी अपराध के अंदर मान लो चार्ज फ्रेम होता है, उसी अपराध को साबित किया जा चुका है, देन व्हाट इज द सिचुएशन? इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनर ऑफेंस को पकड़ते हैं। याद है कि भूल गए माइनर ऑफेंस 222? लिख लो, अगर आपको डाउट थोड़ा सा भूलते हो तो जहां 222 वहां पर माइनर ऑफेंस लिख लो। पॉइंट नंबर कितना आएगा? 13। When offense proved included in offense charged, ये हेडिंग है, मैं ये आपको सिर्फ आपके ध्यान से लिखने के लिए दे रहा हूं, अंडर सेक्शन 222। इसमें आपको क्या याद रखना है? माइनर ऑफेंस, यानी मेजर ऑफेंस के साथ साथ अगर माइनर ऑफेंस होता है तो क्या माइनर ऑफेंस के लिए चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते? नहीं करेंगे। माइनर ऑफेंस के लिए चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड अगर आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पता चलता है कि ये ऑफेंस हुआ है तो बिना चार्ज के कन्विक्शन कर सकते नहीं कर सकते हैं? हाँ जी सर। कर सकते हैं सर। लास्ट लाइन 222 का सब सेक्शन 1 याद है कि भूल गए? हाँ इसका 222 सब सेक्शन 1 फर्स्ट लाइन, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। है ना? यहां देखिए, he may be convicted of the minor offense though he was not charged with it. So he may be convicted, उसको कन्विक्ट किया जा सकता है of the minor offense though he was not charged. Now इसी में बताया था आप लोगों को कि अगर रिड्यूस हो जाता है ऑफेंस के लिए, जिस अपराध के लिए चार्ज किया जाता है, लेकिन अगर फैक्ट के हिसाब से यानी ऑफेंस के फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये रिड्यूस हो जाता है माइनर ऑफेंस में, तो क्या होगा? अक्यूज्ड में बी कन्विक्टेड फॉर माइनर ऑफेंस। माइनर ऑफेंस, भले ही उसका चार्ज उसके लिए बना हो या नहीं नहीं। सो वेदर ही हैज बीन चार्ज फॉर माइनर दैट माइनर ऑफेंस और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ मैंने एक चीज और बताई थी, अटेम्प्ट वाली बात, जो कि सब सेक्शन 3 में दी गई है। ठीक है, नाउ तो यहां माइनर ऑफेंस के लिए विदाउट फ्रेमिंग चार्ज, अभी बताऊंगा इसको एक छोटा रिपीट करके, तो आप लोग और जल्दी से सीख जाओगे। नाउ माइनर ऑफेंस की बात हो गई, इसके बाद जब ऑफेंस को हमने ज्वाइन कर लिया तो लास्ट में क्या निकल के आया कि कब पर्सन को चार्ज किया जा सकता है ज्वाइंटली, किस किस पर्सन को किया जा सकता है। सो व्हाट पर्सन्स मे बी चार्ज्ड ज्वाइंटली। तो इसमें भाई लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये लिस्ट भी आप लोग को सिखा दी थी। सेम ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन, बताया था कि सेम ऑफेंस होगा और सेम ट्रांजेक्शन होगा तो उस पर्सन को पकड़ लेंगे, एक के अंदर उसका ट्रायल चला देंगे। ऑफेंस करने वाला यानी मेन ऑफेंस करने वाला और उसी ऑफेंस का एबेटमेंट करने वाला जो होगा, उन दोनों को एक साथ लेकर उसका चार्ज कर देंगे। बताया था जो अंडर ऑफ चार्ज के अंडर। और लास्ट में क्या था? 224 में तो कुछ करना ही नहीं है, विड्रॉवल की बात करता है। तो देखिए मैं अभी आपको सिर्फ पार्ट बी बताने वाला हूं, उतार लो पहले विड्रॉवल अंडर सेक्शन 224, जिनको भी उतारना उतारो। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही है आवाज। बस लग रहा है कि कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आई एम नॉट गेटिंग यू। सर मैं बोल रहा हूँ ना सर, 2 to 4 एक बार थोड़ा बता दीजिए ना सर, और एक बार वर्बली। 2 to 4 कौन बताएगा भाई? अच्छा बता देंगे, रुकिए थोड़ा, बहुत से लोग बैठे हुए, सब लोग शेयर कर लेंगे। चलिए अब हम लोग
देखो, अब मैं आपको इसका दूसरा ट्रिक सिखा रहा हूं, यानी इसी चैप्टर को याद रखने का एक दूसरा तरीका। इसको देखो, अगर आप बेयर एक्ट के हिसाब से जाओगे तो इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, ए और बी। ठीक है जी। इसमें फॉर्म ऑफ चार्जेज हैं, दूसरा जॉइंडर ऑफ चार्जेज है। अब जरा सा शॉर्टकट का शॉर्टकट निकालने की कोशिश करेंगे कि कितना शॉर्टकट और कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, मैं पहले पार्ट ए को ले रहा हूं। पार्ट ए का मतलब आप लोग समझ जाएंगे 211 से लेके 217 तक। ठीक है। उसके बाद 224 लास्ट में डिस्कस कर देंगे डिटेल में। देखिए क्या है, आपको मैंने शुरू से जो सिनॉप्सिस बताया उसी सिनॉप्सिस को लेके मैं चलूंगा, लेकिन जितना शॉर्ट बताया था उससे भी ज्यादा शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट का शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट और शॉर्टेस्ट। तो अभी देखिए क्या करेंगे। आपको सबसे पहले मैंने कहा था मीनिंग जानो, किस चीज का, चार्ज का। उसके बाद मैंने बोला कंटेंट, तो कंटेंट कहां से उठाने के लिए बोला मैंने, बताते चलना। 211 और 212 सीआरपीसी से बोला कंटेंट निकाल लो। इसके बाद मैंने आपसे क्या बोला, कंटेंट मिल गया, कंटेंट के बाद भी अगर क्लियर नहीं हो रहा, कंटेंट के बाद भी बात नहीं बन रही है, यानी सब कुछ लिखने के बाद भी, तो कहा कि आपको क्या लिखना चाहिए, माइनर। बस सेक्शन अपने नाम के लिए लिख दो याद करने के लिए। माइनर किस तरह से अपराध किया गया, हर एक अपराध के लिए तो माइनर जाएगा नहीं, किसी ऑफेंस के लिए जाएगा, किसी ऑफेंस के लिए माइनर नहीं जाएगा। माइनर में आप किसी चीज को डिस्क्राइब करोगे, उन शब्दों का इस्तेमाल जो करोगे वो एक्ट के हिसाब से होगा अंडर 214। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है ये वाला पार्ट, ठीक है, लेकिन लिख दिया तो लिख दिया है। नेक्स्ट, यहां पर कहा गया कि तुमने कंटेंट तुमको बता दिया चार्ज फ्रेम करने के लिए 211 212 के अंदर। उसके बाद चार्ज फ्रेम करने के लिए तेरे को मैंने माइनर भी बता दिया, सिखा दिया कि क्या माइनर होता है। उसके बाद यह भी बता दिया कि माइनर में तुम जिन शब्दों का इस्तेमाल करोगे वो कहां से उठाओगे, उसका मतलब क्या निकलेगा, इतना बता दिया। इसके बावजूद अंडर सेक्शन 215 क्या कर दिया हमने, एरर कर दिया। सो उस एरर का क्या असर पड़ेगा, तो वो भी बता दिया आपको। एरर का असर ये होगा कि कुछ नहीं होगा, अनलेस की देयर इज ए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो अपनी गलती सुधार लो। गलती सुधारने के लिए क्या बोला, अल्टर कर लो। अल्टर या एडिशन कब तक कर सकते हो, जब तक तुमने जजमेंट पर साइन नहीं करा है। बिफोर जजमेंट, एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट। सो अल्टर और एडिशन अंडर सेक्शन। अल्टर और एडिशन कर दिया, उसके बाद क्या करोगे, अगर अल्टर और एडिशन कर ही दिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है कि नया सेक्शन तुम ऐड कर चुके हो, नया चार्ज बना चुके हो, या उसमें कुछ परिवर्तन कर चुके हो, तो उस नए अपराध को सपोर्ट करने के लिए गवाहों को बुलाना तो पड़ेगा। सो अगर लगता है कि रिकॉल करना जरूरी है, रीसम्बनिंग जरूरी है, तो अल्टरेशन करने के बाद ये कर सकते हो ऑफ विटनेस। कहां से, अंडर सेक्शन 217। नाउ पार्ट बी 218 से लेकर के 224, 218 टू 224। अल्टरेशन भी कर दिया, रिकॉल भी कर लिया। रिकॉल करने के बाद जब विटनेस ने अपना स्टेटमेंट दिया तो फाइनल हमारे पास क्या हो गए, सेक्शंस हो गए, चार्ज हो गए। तो कहा कि जितने तुम्हारे पास चार्ज है, मान लो 10 चार्ज हैं तो 10 ट्रायल करो, 4 चार्ज हैं तो 4 ट्रायल करो। सेपरेट चार्ज सेपरेट ट्रायल, जो कि पॉसिबल होता नहीं है। सेपरेट चार्ज सेपरेट ट्रायल, ये कहा अंडर सेक्शन 218।
फिर कहा कि ठीक है, जितने चार्ज बनाते हो उतना ट्रायल चलाते जाना, जितने चार्ज बनाओगे उतना ट्रायल बना। लेकिन सिचुएशन ये आ गई कि अगर एक ही तरह का अपराध आदमी कर रहा हो बार बार, एक ही तरह का अपराध कई अपराधी बार बार कर रहा है, तो उसके लिए हर बार नया नया ट्रायल, हर बार अलग अलग चार्ज बनाना बड़ा दिक्कत हो जाएगा, वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्रैक्टिकली अव्यावहारिक है। तो ऐसे कंडीशन में कहा कि तब क्या करना है, बोला 12 मंथ के अंदर अगर सेम काइंड का अगर ऑफेंस करता है, वो भी कितनी बार, 3 ऑफेंसेस, 3 ऑफेंसेज ऑफ सेम काइंड करता है, तो उसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करके उसका क्या कर दो, 1 ट्रायल चला दो अंडर सेक्शन 219। एक तो ये सिचुएशन हो गई कि जब तुम्हारे पास क्या हो गया, सेम तरह का अपराध एक तुमने जोड़ दिया, यहां तो कहा सेम है, यहां सेपरेट चार्ज सेपरेट ट्रायल। इसके बाद एक बात और आती है, अलग अलग ट्रायल चलाना बड़ा मुश्किल काम है, एक से अधिक अपराध के लिए ट्रायल इकट्ठा चलाया जा सकता है। सो ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंस, एक से अधिक अपराध के लिए ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायल चला सकते हैं, दैट इज अंडर सेक्शन 220।